लास्ट क्लास तक क्या क्या देखे थे अबाउट डिजाइन, कि कुछ भी चीज को अगर डिजाइन करना है तो वी नीड टू फॉलो सम क्राइटेरियाज, राइट। तो कंडीशंस था, क्राइटेरिया था, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि जो मटेरियल आरसीसी मतलब क्या है, उसमें कंक्रीट और बेसिकली स्टील, तो इन दोनों का प्रॉपर्टी जाने थे। और क्या सीखे थे कल तक कि कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेंथ के बारे में जाना था कि किस किस मटेरियल के लिए कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। तो हम लोग कल क्या जाने थे कि एफसीके के बारे में जाने थे। क्या था ये एफसीके? क्या था? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये क्या था, रिकैपिचुलेट कर लो, ये क्या था? इट इज द स्ट्रेंथ below which not more than 5% of the test results are expected to fall. That means अगर आप 100 क्यूब कास्ट किया तो उनमें से 95 और 95 से ज्यादा क्यूब्स जो रिजल्ट शो करेगा या जो रिजल्ट एग्जिबिट करेगा, दैट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंक्रीट। ओके, तो इसे कैसे डिफाइन किया जाता है कंक्रीट ग्रेड को? जैसे M20, M25, M30, so that number denotes the FCK value, 28 days FCK value, and that M define the mix. Okay, now ये तो गया कंक्रीट का। स्टील का भी ऐसा ही होता है, कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी स्टील हम लोग किस काम में यूज कर रहे हैं? बेसिकली टेंशन के लिए, राइट। तो ए इसको डिफाइन किया जाता है FY से, कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। इसको कैसे डिफाइन करोगे? सेम सेम काइंड ऑफ डेफिनेशन इधर भी होगा कि अगर आप 100 स्टील स्पेसिमेन लिया से L/D रेशियो मेंटेन करके 100 स्टील स्पेसिमेन लिया और 95 या 95 से ज्यादा, 95 और 95 से ज्यादा जो ए सैंपल, स्टील सैंपल जो टेंसाइल टेस्ट का रिजल्ट शो करेगा, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, राइट। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील is the tensile strength of steel below which not more than 5% of the test results are expected to fall. ठीक, तो स्टील को ऐसे लिखा जाता है Fe250 या फिर Fe410 या Fe500 या फिर अभी तो आ गया Fe550, 600 तक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर शो कर रहा है, दैट नंबर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्टील। सो अगर Fe250 दिया गया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ Fy इज 250 MPa, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे यील्ड नहीं, इसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोला जाता है, क्योंकि सॉम में Fy मतलब तुम लोग यील्ड स्ट्रेंथ जानते थे, बट अभी डिजाइन में Fy इज द कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, या फिर तुम Fe550 के लिए Fy का वैल्यू होगा 550 MPa। ओके, तो अभी और एक चीज चाहिए, ये तो हो गया अभी लोड, और एक टर्म आता है कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड किसको बोलेंगे उसको भी देख लेना। इसको लिख लो, फिर अगर पॉइंट आउट करके लिखना है तो इसको भी लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील is the tensile strength of steel below which not more than 5% this result are expected to fall. Now हमें चाहिए और एक चीज, that is the characteristic load। ये टर्म आता है कुछ कुछ टाइम पे, ये टर्म क्या है वो भी देख लो। कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है? ए एक ऐसा वैल्यू ऑफ लोड है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट लोड which has 95% probability of
not being exceed during the life period, during the lifespan और life period। इसका मतलब क्या है कि एक लोड का एक ऐसा वैल्यू है कि मान लो कि मैंने एक घर बना दिया, तो उसमें जो मैंने लोड कंसिडर किया था, कैरेक्टरिस्टिक लोड, एक लोड का ऐसा वैल्यू है कि वो लोड तुम्हारा कि ये घर जितना दिन टिकेगा, 100 साल, 200 साल, 150 साल, उस दौरान उस लोड का प्रोबेबिलिटी है 95% प्रोबेबिलिटी है उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मान लो कि मैंने इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक लोड डिफाइन किया से 100 किलो न्यूटन, सो 95% चांसेस है कि ड्यूरिंग इट्स लाइफ पीरियड ए 100 किलो न्यूटन लोड से ज्यादा अधिक लोड ना आएगा इसमें। तो बेसिक समझ लिए क्या है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लोड, राइट। ओके, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं, लिख लोगे, लिख लो। एक टांग हमें चाहिए होगा डिजाइन में, इसके बारे में और जानोगे डिटेल में, बेसिकली बेसिक के लिए इतना सा लिख लो या फिर समझ लो कि क्या है। लिख लिया, मिटा दे इसको। तो अभी हमें चाहिए कि देखो हमारे पास कुछ कुछ चीजें मिला कि हम लोग आरसीसी के बारे में पता चला कि आरसीसी क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है वगैरह वगैरह। दूसरा हमें कौन कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए था, डिजाइन क्राइटेरियाज या डिजाइन कंसिडरेशन। अच्छा, उससे पहले हम लोग डिजाइन कंसिडरेशन में जाए उससे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में थोड़ा और रिकैपिचुलेट कर लो। मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में फॉर्म में क्लियरली बताया था, राइट। फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख लेते हैं हम लोग। तो डिजाइन कंसिडरेशन में हम लोगों का पहले क्या था, सेफ्टी था, राइट। तो सेफ्टी कैसे कैसे हैम्पर हो रहा था, कैसे कैसे हैम्पर हो रहा था, ड्यू टू अनसर्टेनिटी अबाउट लोडिंग था, लोड और अनसर्टेनिटी अबाउट मटेरियल स्ट्रेंथ था, और एक था ड्यू टू अनसर्टेनिटी अबाउट स्ट्रक्चरल डायमेंशंस एंड बिहेवियर। स्ट्रक्चर डायमेंशन बिहेवियर। तो डायमेंशन बिहेवियर को अभी अगर हम लोग उसे रोकते हैं, मतलब उसे बाद में आते हैं, तो इस दोनों को अगर देखना है कि अनसर्टेनिटी अबाउट लोडिंग एंड अनसर्टेनिटी अबाउट मटेरियल स्ट्रेंथ, इन दोनों चीजों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, तो इन दोनों चीजों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ओवरकम किया जा सकता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे देखो लोड है और मेरा मटेरियल स्ट्रेंथ है, तो दोनों के लिए अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। तो जब हम लोग मटेरियल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में, मटेरियल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे तब क्या होगा। तो पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिजाइन फिलोसफीज में आएंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए देखते हैं। मटेरियल स्ट्रेंथ, इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे लगाया जाएगा। तो से हम लोगों के पास कंक्रीट था, कंक्रीट का से कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एफसी के हमें पता है, कुछ भी से M20 के लिए हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो M20 के लिए एफसी का क्या वैल्यू है, 20 MPa। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए बोलेंगे तो उसे डिफाइन करते हैं ऐसे, कैसे डिफाइन करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और यहां पे हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ओके, डिवाइडेड बाय तुम्हारा जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगा। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान लो कि गामा मटेरियल के लिए लिया, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से हम लोग कंक्रीट के लिए देखेंगे कि एफसी के नाउ हमें जो डिजाइन स्ट्रेंथ चाहिए, डिजाइन स्ट्रेंथ मतलब जिस स्ट्रेंथ को लेके तुम डिजाइन करोगे कि हाँ दैट शुड बी द स्ट्रेंथ व्हिच वी विल यूज फॉर द डिजाइन पर्पस। अभी से हम लोगों ने एक घर बनाना है हम लोगों को,
और हमने प्रेस्क्राइब किया कि M20 कंक्रीट को यूज करना है। ओके, तो M20 कंक्रीट मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें मिल चुका है 20 MPa, पता है हमें। नाउ हम लोग जब कंडीशन देख रहे थे सेफ्टी हैम्पर हो रहा था किसके कारण? मटेरियल स्ट्रेंथ के कारण भी सेफ्टी हैम्पर हो रहा था। तो इसके ऊपर अगर हमें सेफ्टी लेना है तो हमें जो डिजाइन स्ट्रेंथ लेना होगा उसको कम लेना होगा। तो यहाँ पे देखो, जब डिजाइन स्ट्रेंथ हम लेंगे FD तो क्या होगा? FCK अपॉन योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जितना भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है। से सपोज इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लो कि 1.5 लिया है, तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा इसके लिए? बोलो, 20 डिवाइडेड बाई 1.5, तो कितना होगा नियर अबाउट? बोलो 13.33 कि 15? 13.33. 13.33. So 13.33 MPa। नाउ अभी देखो हो क्या रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तुम्हारा 20 MPa, मतलब मेरा जो कंक्रीट है, जो कंक्रीट मैंने प्रेस्क्राइब किया है वो कंक्रीट तुम्हारा 20 MPa लोड ले सकता है। अगर तुम प्रॉपरली उस कंक्रीट को दोगे वहां पे तो ये 20 MPa लोड ले सकता है। बट हम लोग जब डिजाइन करेंगे तब मानते हैं कि ना, हम लोग 20 और कंक्रीट मेरा 20 नहीं ले सकता है। कितना ले सकता है? 13.33 ले सकता है। तो साइकोलॉजी समझो कि मेरा एक कंक्रीट क्यूब था या फिर कंक्रीट क्यूब है जिसका स्ट्रेंथ 20 लेने का क्षमता है इसमें, बट हम लोग डिजाइन के लिए मान रहे हैं कि ना इतना नहीं लेगा, ये लेगा 13.33 MPa। मतलब क्या है कि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को पहले ही लगा दिया कि साइट में जाके अगर कोई करप्शन होगा या फिर वो प्रॉपर्टी वो क्वालिटी अगर ठीक से मेंटेन ना हुआ तो वो 20 ठीक है, एटलीस्ट 15 देगा, एटलीस्ट 13.33 तो देगा ही ना। तो ये गया, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द मटेरियल स्ट्रेंथ। मतलब क्या कर रहे हैं, डिजाइन के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो डिजाइन स्ट्रेंथ हम लोग यूज करेंगे उस डिजाइन स्ट्रेंथ को हम लोग कम करके ले रहे हैं। ओके, हाँ, इसमें क्या हो रहा है, इकोनॉमी जा रहा है बट सेफ तो हो रहा है ना। हमें पहले सेफ्टी देखना है, सेफ बनाओ उसके बाद इकोनॉमी देखेंगे। तो ये मेरा है कि हाँ 13.33 लिया, तो मे बी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, मे बी कोई तुम्हारा अगर क्वालिटी कंट्रोल में प्रॉब्लम हुआ, देन 20 तक ना जाए, एटलीस्ट 13.33 तो लेगा। हालांकि 20 के आसपास ही जाता है जितना करप्शन होता है। ये जो FC के 20 लिया है ना, ये भी देखोगे कि कितना मॉडिफिकेशन के बाद 20 आया है। तो ये था तुम्हारा स्ट्रेंथ, मतलब जो मटेरियल है, मटेरियल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। से लोहे के लिए हमें देखना है, से हम लोगों के पास Fe410 ग्रेड का स्टील है और हमने यहाँ पे से 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है। से अभी बताएंगे कि कौन सा मेथड में कैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है। तो पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्लियर कर लो। तो Fe410 के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना है? 410 सर। Fy होता है तुम्हारा 410 MPa। ना इसके लिए हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ कितना लेंगे? FD। जब डिजाइन स्ट्रेंथ लेंगे, मान लो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा मटेरियल फॉर स्टील 1.15 लिया है, तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितना लेंगे? 410, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक लोड। देखो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय डिजाइन स्ट्रेंथ, सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होगा? डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो जितना होता है दैट वैल्यू शुड बी, कितना होगा देखो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर निकालो। 356.52 356.12। तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि जब डिजाइन करेंगे मटेरियल स्ट्रेंथ को अगर कम लेंगे तो जो मेरा एक अनसर्टेनिटी था वो मिनिमाइज हो सकता है। तो दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट क्या हो रहा है, मटेरियल स्ट्रेंथ। ओके, तो एक था मटेरियल स्ट्रेंथ, दूसरा हमें क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट लोड्स। तो ये पहले लिख लो। सर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये कौन सा साइन क्या बोलते हैं सर इसको? इसे गामा बोलते हैं, कभी कभी गामा एम, गामा मटेरियल गामा से डिनोट किया जाता है। ऐसा कोई प्री डिफाइंड साइन नहीं है कि गामा से ही तुम्हें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को दिखाना है। तो जनरली हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, गामा एम से गामा बोलते हैं। और मटेरियल मतलब मटेरियल यानी इसमें दोनों आ गए, स्टील और कंक्रीट? कोई भी मटेरियल ले लो ना,
अभी तुमको कोई भी मटेरियल चाहिए, अगर तुम्हें फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता है, मान लो कि कोई भी मटेरियल चाहिए, हम लोग डिजाइन नहीं कर रहे, हम लोग कुछ और कर रहे हैं, तो सोना है, गोल्ड है, ओके, इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए, तो गोल्ड का भी एक तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा, या फिर उसका यस सर। अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा, मान लो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा। और उस सोने को लेके हम लोग जहां पे डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन पर्पस के लिए कौन सा स्ट्रेंथ को कंसीडर करना होगा, उसके लिए एक डिजाइन स्ट्रेंथ भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये हो गया तुम्हारा गोल्ड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिजाइन स्ट्रेंथ को हम लोग कम ले रहे हैं, कि वो उतना ले सकता है बट नहीं, हम मान रहे हैं कि नहीं इतना ही वो ले पाएगा, तो क्या हुआ, मेरा जो डिजाइन है मोर सेफ हुआ, दैट अनसर्टेनिटी जो तुम्हारा मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए आ सकता है वो रिड्यूस हो गया। ओके, अभी लोड के लिए चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अभी अभी बस बेसिक कॉन्सेप्ट, लोहा कंक्रीट इसके लिए नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है। अभी जब हम लोग फिलोसफीज में जाएंगे, डब्ल्यूएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ और लिया जाता है, एलएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ और लिया जाता है, उसके बारे में आएंगे, बट पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है आया समझ में, और क्यों लेते हैं ये समझ में आया तुम लोगों को? ओके, ये था फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल्स। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स भी चाहिए, सेफ्टी फॉर लोड्स से सेम घर हम लोग बना रहे हैं, है ना? तो इसमें देखा गया है कि इसमें जो लोड आ रहा है से 100 किलो न्यूटन लोड आएगा, टोटल लोड इसमें आ रहा है, से डेड लोड प्लस लाइव लोड को कंबाइन करके हमें मिला है कि ये 100 किलो न्यूटन लोड इसके ऊपर आएगा। तो दैट 100 किलो न्यूटन लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, जो स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है उस लोड को हम लोग बोलते हैं, दो टाइप से इसे डिफाइन करते हैं, एक है उसे बोलते हैं सर्विस लोड, या फिर मोर स्पेसिफिकली अगर इसको बोला जाए तो कैरेक्टरिस्टिक लोड, कि हाँ कि ये लोड इसका थ्रू आउट लाइफ स्पैन 95% पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो सर्विस लोड, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लोड। ओके, सो नाउ हमें तो डिजाइन लोड चाहिए कि कौन सा लोड को लेके हम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स बोलो क्या लिखते हैं हम लोग, गामा एल, क्या लिखते हैं, डिजाइन लोड लोड, बाय सर्विस लोड। यस, डिजाइन लोड अपॉन सर्विस लोड या कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो यहाँ पे देखो कि डिजाइन लोड क्या हो रहा है, एलडी अगर लिखेंगे तो क्या हो रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय योर सर्विस लोड या फिर कैरेक्टरिस्टिक लोड। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, से मान लो कि इस कॉम्बिनेशन के लिए मैंने 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया और इसका मेरा कैरेक्टरिस्टिक लोड 100 है, तो डिजाइन लोड कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 150 किलो न्यूटन। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोड तो आ रहा है इतना और 95% पॉसिबिलिटी है कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा, फिर भी हम लोग क्या मान रहे हैं कि ना इसके ऊपर और ज्यादा लोड आएगा, तो ज्यादा लोड को लेके डिजाइन करो। दो चीज कर रहे हैं, लोड को हम लोग बढ़ा रहे हैं और मटेरियल स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग मटेरियल स्ट्रेंथ को घटा रहे हैं, राइट? सो लोड को हम लोग बढ़ा रहे हैं, मटेरियल स्ट्रेंथ को घटा रहे हैं, इसलिए वो जो अनसर्टेनिटी था हम लोगों का, एक था मटेरियल स्ट्रेंथ के ऊपर, एक था लोड के ऊपर, उन दोनों चीजों को मिनिमाइज करने के लिए। गेट माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। ओके, यस तो सर। इस पूरा फैक्टर ऑफ सर जैसे सर मेरे में सर जैसे स्क्रीन पे कोई घर का कुछ डिजाइन कर रहे हैं तो कैसे दिखाई पता चलेगा कि उसमें नहीं कितना लोड दे पड़ेगा? सर। कैसे पता चलेगा, हम लोग करेंगे ना डिजाइन, कैसे पता चलेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? देखो ये मुझे मान लो कि इस घर का डिजाइन करना है, तो पहले हमें देखना होगा कि इसका इसमें लाइव लोड कितना आ सकता है, कि किस पर्पस के लिए बनाया, तो लाइव लोड हमें मिल जाएगा कि कितना परसेंट है उसमें एक्सेस करेगा। फिर उसका डेड लोड सेल्फोइड निकालो कि इतना सेल्फोइड उसमें आ सकता है, क्रॉस सेक्शन जो दोगे सेल्फोइड के हिसाब से। फिर अगर तुम्हें देखना है कि ये घर तुम अर्थक्वेक जोन में बना रहे हो, हम लोगों के पास 4 अर्थक्वेक जोन है, जोन 2 से जोन 5 तक,
4 8 को 1 जोन है, सो जोन हिसाब से तुम्हें 8 को 1 का कोएफिशिएंट मिल जाएगा, तो वहां से 8 को 1 लोड मिल जाएगा। अगर मान लो कि तुम्हारा घर विंड जोन में है, तो विंड जोन के हिसाब से देखो वहां का नॉर्मल नेचुरल विंड वेलोसिटी कितना है, वहां से तुम्हारा विंड का इम्पैक्ट मिल जाएगा। हो गया। अभी तो बस सीख रहे हो, अभी बाद में है ना। तो समझ में आया कैसे करेंगे? कुछ नहीं समझ में आया, जब करेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लिख लो पहले। कुछ भी चीज का लोड हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मान लो कि लिख इसमें लिया सर। इस घर में मान लो कि हम लोग बेसिक जानते हैं। इस घर में हमें पता है कि 100 लोगों के लिए इस घर को डिजाइन करना है, 100 लोग जा सकता है, तो 100 लोग का एक एवरेज वेट लेंगे, है ना। तो उस एवरेज वेट से हम लोगों को लाइव लोड मिल जाएगा, या फिर लाइव लोड को तुम्हें देखना है कि 100 लोगों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा लाइव लोड कितना है, तो हम लोगों के पास कोड है IS 875, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक कोड है। पार्ट 1 डेड लोड के लिए, पार्ट 2 लाइव लोड के लिए, पार्ट 3 विंड लोड के लिए, पार्ट 4 स्नो लोड के लिए। वो बाद में आएंगे, है ना, लोड्स के बारे में। पहले बेसिक सीख लो, पहले खड़ा होना सीख लो, फिर दौड़ेंगे। तो ये हो गया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। मिटा दे इसको। यस सर। ओके, तो से हम एक प्रॉब्लम देते हैं। से वी नीड टू डिजाइन ए बिल्डिंग। ओके, से वी नीड टू डिजाइन ए बीम। बिल्डिंग हटा दो, बीम डिजाइन करना है। और बीम में जो सर्विस लोड आ रहा है दैट इज 200 किलो न्यूटन। इसमें जो हम लोग कंक्रीट देंगे दैट इज M30, एंड जो स्टील देंगे वो है Fe 550। हमने लोड के अगेंस्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है 1.5, कंक्रीट के अगेंस्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है, से लोड के अगेंस्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा L, गामा मटेरियल कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया 1.5, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया 1.15। अब मुझे तुम लोग बताओ कि डिजाइन लोड क्या होगा, LD। फिर डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट कितना होगा, डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट कितना होगा, FDC। कंक्रीट के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होगा, FD। स्टील के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होगा, बस तुरंत बताओ 1 मिनट के अंदर। एक प्रॉब्लम है, मुझे 3 डेटा सर चाहिए। डिजाइन लोड हो जाएगा सर, डिजाइन लोड हो जाएगा सर 300 किलोमीटर। डिजाइन लोड हो जाएगा तुम्हारा 300 किलोमीटर सर, 300 300। किलोमीटर, राइट। तो डिजाइन लोड के लिए क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा L मल्टीप्लाइड बाय मेरा कैरेक्टरिस्टिक लोड या फिर सर्विस लोड 200 है, तो 200, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो हो गया और सर 300 किलो न्यूटन। कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ ये डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होगा, कंक्रीट के लिए हो जाएगा सर 13 पॉइंट, कितना होगा, यहाँ पे 20 M30 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 30 है, 30 है, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा सर, 20 सर, 20 हो जाएगा। 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इसके लिए FC के कितना था, FC के था तुम्हारा 30 सर। डिवाइडेड बाय मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 कितना लिया है 1.5, तो 1.5 कितना हुआ 20 20 यूनिट क्या, न्यूटन पर एम स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर इसके लिए 478.26 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना हुआ 478.26 478.26 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो देखो कि बीम में, इस बीम में जो पॉसिबिलिटीज था, अगर मैं प्रॉपरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस करूंगा तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज था, पहला दो जो इन्फ्लुएंस था उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सुन लो, बाकी लोग समझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट क्यों देते हैं, क्यों चाहिए डिजाइन के लिए, ये सुन लो। यस सर। यस सर। ओके, नम्रता बताओ, अगर नम्रता अनम्यूट करो। यस सर। अगर मान लो कि M45 ग्रेड कंक्रीट है और 3 हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होगा कंक्रीट के लिए, तुरंत बताओ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं 3, कंक्रीट है मेरा 45, तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होगा,
Sir, 15. 15 राइट, गुड। ओके, तो ये चीज तुम लोगों को क्लियर हो गया। 15 कैसे हुआ? क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है? 45 डिवाइडेड बाय तुम्हारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 45. 3 लिया, तो 15 MPa यूनिट। बी स्पेसिफिक विद द यूनिट। ओके, तो ये हम लोगों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिला। अभी जाएंगे हम लोग कि डिजाइन मेथड्स में या फिर डिजाइन फिलोसफीज में। इसको मिटा दे। अभी आते हैं हम लोग डिजाइन। अभी तो डिजाइन करना है तो कुछ मेथड्स होना चाहिए, कुछ फिलोसफीज होना चाहिए जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग फॉलो कर पाए। नहीं तो फिर डिफरेंट जोन पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, कोई सिमिलरिटीज नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ का कोई ये नहीं रहेगा। जो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरोज है, जो स्टैंडर्ड ब्यूरोज है उसके पास कोई डेटा नहीं रहेगा, एक कैओटिक सिचुएशन प्रोड्यूस होगा। इसीलिए कुछ डिजाइन फिलोसफीज बनाया गया है, डिजाइन फिलोसफीज और डिजाइन मेथड्स। तो पहला जो डिजाइन फिलोसफीज था, 100 साल से भी पुराना डिजाइन फिलोसफीज है WSM। ये क्या है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ओके, तो पहले जब हम लोगों का आरसीसी का कॉन्सेप्ट आया था, पहले एकदम पूरा 100 साल से भी पुराना है, तो तब जब पहला कॉन्सेप्ट आया कि हाँ आरसीसी करके भी कोई मतलब एक मटेरियल हो सकता है जिससे हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं। मतलब एक फनी स्टोरी है, जब पहली बार आरसीसी से एक बिल्डिंग बनाया गया था, 2 स्टोरी बिल्डिंग बना दिया गया था आरसीसी से, तो ऐसा लगा था, ये यूके में हुआ था, ऐसा लगा था कि वो गिर जाएगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि रात भर सब सारा फोटोग्राफर्स वो लेके बैठा हुआ था कि कब गिरेगा कब गिरेगा कब गिरेगा। आज भी है वो खड़ा। तो वही जब वो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट आया था कि हाँ आरसीसी से भी बनाया जा सकता है। पहले सोचो कि एक कंक्रीट मतलब एक ब्रिटल मटेरियल से तुम एक स्लैब बना रहे हो, किसको लगेगा कि हाँ वो टिक रह सकता है? 100 साल पहले किसी को लगता था क्या? नहीं लगता था। तो तब क्या हुआ कि WSM का जो फिलोसॉफी है, इसमें सोचा गया था, दो इसका एजम्पशंस था, बड़ा 2 एजम्पशंस था। पहला एजम्पशन था कि योर मटेरियल, जिस मटेरियल से तुम डिजाइन करने जा रहे हो, योर मटेरियल दैट शुड बी लीनियर इलास्टिक। ओके, मटेरियल शुड बी लीनियर इलास्टिक, materials should be linear elastic. Now linear elastic का मतलब क्या है कि that follows the Hooke's law, simply कि हमें वो जो कार्व मिलना चाहिए वो परफेक्टली स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एकदम आसान भाषा में अगर बोलेंगे तो अभी अगर हम लोग कंक्रीट और स्टील के बारे में दोनों के लिए देखें तो मेरा ये दो मटेरियल तो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। कंक्रीट यहाँ तक है, से कंक्रीट का कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ, जो एक्चुअल कर्व है मेरे पास। एक्चुअल कर्व था, ये था कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.001, मैक्सिमम पहुंच था 0.002 और ये 0.003 टू 0.5 तक फेल करता है। कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रक्चर कर्व था। तो कंक्रीट देखो ये इतना पोर्शन तक ही वो इलास्टिक है, प्रॉपरली तो इलास्टिक है नहीं। स्टील भी लीनियर इलास्टिक कहाँ तक है? वही तुम्हारा जो प्रोपोर्शनल लिमिट था, या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट को एकदम नजदीक कर दिया तो अप टू द इलास्टिक लिमिट। कोई भी स्टील से HOSD बार को ही ले ले, ऐसा दिखेगा। या फिर तुम लोग अगर माइल्ड स्टील को भी लोगे तो वही एक यहाँ तक ही, जहां तक तुम्हारा पॉइंट है वहां तक ही ये लीनियर इलास्टिक है। तो ये जो मेरा पहला एजम्पशन है ये प्रॉपरली ट्रू है नहीं। दूसरी बात, अगर मुझे इस एजम्पशन से चलना है तो हम कंक्रीट का स्ट्रेंथ यहाँ तक ही यूज कर पाएंगे, स्टील का भी स्ट्रेंथ यहाँ तक ही यूज कर पाएंगे और इसका भी यहाँ तक ही यूज कर पाएंगे। मतलब उसके आगे का स्ट्रेंथ को हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसका पहला एजम्पशन है कि लीनियर इलास्टिक होना चाहिए। अभी मटेरियल जो यूज करेंगे आइदर उसको फुल्ली लीनियर इलास्टिक होना चाहिए, अभी फुल्ली लीनियर इलास्टिक मटेरियल है नहीं। तो कोई भी मटेरियल में कुछ ना कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी रहता है और लीनियर इलास्टिसिटी कुछ ना कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक रहता है। तो अगर वहां तक लेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अगर मटेरियल को लीनियर इलास्टिक होना है और अगर हम लोग इस टाइप ऑफ मटेरियल को यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है? से मान लो कि कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ से 100 है और ये 50 है यहाँ तक,
तो क्या हो रहा है, अगर मैं इस मैक्सिमम को लेके करूंगा, से मैक्सिमम को, से इसको छोड़ो, एक ब्रिक से बात करते हैं। ब्रिक का मान लो कि ब्रिक का ए, इसको कंक्रीट की जगह पे ब्रिक सोचो, है ना। तो अगर मैं ब्रिक का ये 100 है, ये 50 है, तो अगर मैं 100 किलो न्यूटन लोड को लेके करना है और मुझे से मान लो कि 500 किलो न्यूटन लोड को ट्रांसफर करना है, तो अगर हम 100 को लेके करेंगे तो हाउ मच ब्रिक वी नीड, बोलो कि इस लोड को 500 किलो न्यूटन लोड को अगर ट्रांसफर करना है और एक बार मैं 100 किलो न्यूटन ब्रिक का स्ट्रेंथ यूज करूंगा, एक बार 50 यूज करूंगा, तो जब 100 को यूज करूंगा तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना चाहिए होगा, बोलो 5 5, 500 डिवाइडेड बाय 100, सो 5 नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए होगा। और अगर हम 50 को लेके करेंगे तो क्या होगा, 10 चाहिए होगा, मतलब दुगना हो गया, दुगना हो गया। अभी ब्रिक की जगह पे कंक्रीट को सोचो कि अगर कहीं पे मुझे 300 बाई 300 का कॉलम चाहिए था, 300 mm बाई 300 mm का, तो वहां पे 600 बाई 600 का कॉलम चाहिए होगा। मतलब जो मेरा डायमेंशन है बढ़ रहा है, तो डायमेंशन जो अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, सेफ तो हो रहा है, मान लिया कि सेफ हो रहा है, बट मेरा इकोनॉमी भी उसके साथ जा रहा है कि अगर मुझे, नहीं हो रहा है सर, और हैवी हो जा रहा है। और हैवी तो हो रहा है कि सेल्फ वेट सेल्फ स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो हैवी तो हो रहा है, तो जो सेल्फ वेट है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उसमें उतना ही मटेरियल डालना होगा। हैवी तो हो रहा है तो हैवी को रोकना भी है, सेल्फ वेट को भी हमें कंसिडर करना होता है ड्यूरिंग द डिजाइन। तो सेल्फ वेट भी बढ़ रहा है, मतलब मेरा जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत डायमेंशन वाला हो रहा है ना, बल्कि स्ट्रक्चर्स हो रहा है, तो मेरा स्पेस भी जा रहा है, तो मेरा मेन रिक्वायरमेंट है जो मेरा स्पेस था, स्पेस भी जा रहा है। तो इससे पहला एक एजम्पशन है। दूसरा क्या है ना, इसमें दूसरा एजम्पशन था कि मटेरियल स्ट्रेंथ को, मतलब जो मेरा मटेरियल स्ट्रेंथ है इसमें एज, ऑक्सीजन में क्रीप को कंसीडर करते हैं क्या सर? क्रीप, क्रीप को कंसीडर तभी किया जाता है। अच्छा पहले बताओ क्रीप क्या है, बोलो क्रीप क्या है, क्रीप में आए तो पहले सर इट इज अ डिफॉर्मेशन ड्यू टू कांस्टेंट लोड ओवर, मतलब बहुत समय तक लोड रहने से जो लोडिंग, किसी भी जगह पे अगर कांस्टेंट लोडिंग आ रहा है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें क्या होगा, Yes. एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, तो उस परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम लोग क्रीप बोलते हैं। अभी क्रीप को, क्रीप जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को हम लोग कुछ कुछ फिलोसफीज में, जैसे कि यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जो था, खत्म होने वाला है, नॉट नेसेसरी कि क्लास क्रीप होगा। टाइम कर रहा हूँ। क्लास टाइम खत्म होने वाला, फिर से ज्वाइन कर ले। हाँ हाँ कर लो कर लो।